आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ काई स्क्वायर टेस्ट और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे काई स्क्वायर टेस्ट की हेल्प से हम किसी भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली डिफरेंस हमें बताता है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर दिस ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ई इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। सो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ और इसमें हम चेक करेंगे कि जो हम हाइपोथेसिस मानकर चल रहे हैं उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर उसको रिजेक्ट किया जाएगा। हाइपोथेसिस जो है वो एक तरीके का बेसिकली स्टेटमेंट होता है और ये स्टेटमेंट कोई प्रूवन स्टेटमेंट नहीं होता। एक डेटा को एनालाइज करके हम बेसिकली एक फैक्ट बोलते हैं और जिसको हम किसी टेस्ट की हेल्प से फाइंड करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। तो इस एग्जाम्पल में let's say you want to know if gender has anything to do with the political party preference. You poll 440 voters in a simple random sample to find out the political party they prefer. एक टेबल यहाँ पर बनाया गया है और इस टेबल में हमारे पास जो डेटा है वो मेल फीमेल के बेसिस पे ये बताया गया है कि कितने मेल किसी पर्टिकुलर पार्टी को प्रेफर करते हैं। सो यहाँ पर रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एंड नंबर ऑफ़ मेल्स एंड नंबर ऑफ़ फीमेल्स जो इस पार्टी को प्रेफर करती हैं वो डेटा हमें गिवन है। और हम ये फाइंड करना चाहते हैं बेसिकली जो हमारा हाइपोथेसिस होगा वो इसके अराउंड होगा कि क्या जेंडर का कोई भी रिलेशन है पॉलिटिकल पार्टी के प्रेफरेंस से, ठीक है, कि क्या कोई जेंडर का कोई रोल है कि वो इस पर्टिकुलर पार्टी को प्रेफरेंस देंगे। तो इसीलिए हमने हाइपोथेसिस सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हम डिसाइड करेंगे अपना हमें क्या हाइपोथेसिस लेकर चलना है सो दैट कि हम एक रिजल्ट फाइंड आउट कर सके। यहाँ पर एच नोट जो है वो बेसिकली नल हाइपोथेसिस है, नल hypothesis and H1 is alternate hypothesis. अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो हम क्या कंक्लूजन मानकर चलेंगे वो हम अपने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखते हैं जिसको हम H1 से इंडिकेट करते हैं। यूजुअली नल हाइपोथेसिस H0 से इंडिकेट किया जाता है। तो हमने मान लिया देयर इज़ नो लिंक बिटवीन जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस और H1 में हमने मान लिया जस्ट इसका अपोजिट कि देयर इज़ लिंक बिटवीन जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस। तो जैसा कि आपने देखा कि हमें एक डेटा मिला हुआ है और डेटा के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें अपना हाइपोथेसिस क्या लेकर चलना है। नाउ स्टेप नंबर 2 आता है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ और ये फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू रो टोटल इनटू में कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक टेबल और क्रिएट करेंगे हम जिसमें हम सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को रखते हैं और वो कैसे फाइंड किया जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक सॉल्व किया हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर मेल रिपब्लिकन्स यहाँ पे वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। नंबर ऑफ मेल्स का जो शेल है उसके लिए हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल रो टोटल जैसे इस टेबल में देखिए मेल एंड रिपब्लिकन की बात की जा रही है जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम हर एक शेल के लिए डिफरेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड करेंगे। इस केस में फॉर्मूला क्या है, रो टोटल फाइंड करना है एंड कॉलम टोटल फाइंड करना है। मेल एंड रिपब्लिकन में ये है इसका रो टोटल 200 एंड ये इसका कॉलम टोटल है 240 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 440। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मेल रिपब्लिकन टू 240 इंटू में 200 बाय डिवाइडेड बाय 400। सो हमारी जो मेल रिपब्लिकन्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 109। सो सेकेंड टेबल क्रिएट होता है
वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का टेबल। जैसे इसमें हमने मेल रिपब्लिकन का फाइंड किया था, तो नेक्स्ट जो एंट्री आ गई वो आ गई 109 की। इसी तरीके से हम सारा रिप्लेस करते हैं, और जब आप हर एक की वैल्यू निकाल लोगे तो ये चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। देन आप टोटल करोगे, ये आ जाएगा, यहाँ से टोटल करेंगे ये आ जाएगा, एंड इसका ग्रांड टोटल 440 आ जाएगा। जैसे कि मैं एक और आपको समझा देती हूँ। लेट्स से अगर हमें फाइंड करना है फीमेल डेमोक्रेट का, तो हम कैसे करेंगे? रो टोटल लेंगे सबसे पहले, दैट इज़ 220 इनटू में डेमोक्रेट, सॉरी इसका फाइंड करना था, तो कॉलम टोटल लेंगे 130 डिवाइडेड बाय 440, ये रही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसको सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा फीमेल डेमोक्रेट का एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसी तरीके से हर एक शेल का फाइंड करेंगे तो हमें अपनी नेक्स्ट टेबल मिल जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की। उसके बाद आता है जो हमें टेस्ट अप्लाई करना है, काई स्क्वायर टेस्ट। आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था, उसमें है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर एंड दैट इज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। पहले हम अपना नेक्स्ट टेबल यहाँ से बनाएंगे एंड इसके बाद हम समेशन लेंगे जो फॉर्मूले में लिखा हुआ था। सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने जस्ट अभी यहाँ फाइंड करी, दैट इज़ 109 पहले शेल की, ठीक है। अब जैसे कि अगर मुझे मेल डेमोक्रेट की फाइंड करनी है, तो जो पहला ओरिजिनल टेबल मुझे मिला था, ये सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब जैसे कि मेल डेमोक्रेट का है 100, ओके, सो हम फाइंड करेंगे, मैं आपको एक शेल का बता रही हूँ, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू है 109 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू 109, ठीक है। तो ये हमारी पहली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से बाकी सबका भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे अगेन टोटल एंड ग्रैंड टोटल हो जाएगा इसका, ठीक है, जो चल रहा था स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में। ये आपको जो शेल्स हैं इनको चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की हेल्प से हम अपना नेक्स्ट टेबल बनाएंगे ऐसे ही सॉल्व करके, एंड ये टेबल हो जाने के बाद हम लेंगे इसका समेशन। और समेशन किसका लेना है? इन वैल्यूज़ का जो हमने कैलकुलेट किया है, मतलब दिस शेल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब टोटल 6 वैल्यूज़ का हम निकालेंगे सम। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक काई स्क्वायर, और इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का हम सम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नाउ अगर आप चाहो तो डेसिमल की 2 या 3 वैल्यूज़ तक आप इसको लेकर इसका सम कैलकुलेट कर सकते हो। हमें मिल गया वैल्यू 9.837। जो वैल्यू हम कैलकुलेट करके फाइंड करते हैं हम उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, और यू कैन से स्टैटिस्टिकल वैल्यू। स्टैटिस्टिकल वैल्यू ना, एक वैल्यू हम टेबल से कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और उस वैल्यू को हम बोलते हैं टैबुलेटेड वैल्यू या टैबुलर वैल्यू, जो टेबल से कैलकुलेट की गई है, या फिर हम उसको क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। वो डायरेक्टली हम टेबल से निकालेंगे। सो अभी के लिए हमने कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर ली है, और हम टेबल से अपनी टैबुलर वैल्यू को निकालेंगे। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस टाइप से होता है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हो जाए हमारी क्रिटिकल वैल्यू से या टैबुलर वैल्यू से, तो हमारा रिजेक्ट कंसिडर किया जाएगा या फिर हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, इस बेसिस पे होगा। एंड इसी तरीके से अगर ये लेस हो जाए तो क्या रिजल्ट होगा? क्रिटिकल वैल्यू, यहाँ पर आप टैबुलर भी बोल सकते हो इसे, एंड ये स्टैटिस्टिकल वैल्यू भी होती है। ओके, तो पहले केस में अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टैबुलर वैल्यू से, तो हम कहते हैं कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
एंड इन केस कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है क्रिटिकल वैल्यू से तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं. ओके, नाउ जो टेबल है, जो टेबुलर वैल्यू है, उसको हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला है DF. ये हमें डिनोट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड इसको फाइंड करने का वे है नंबर ऑफ कॉलम्स -1 इनटू में रो नंबर ऑफ रोज -1. एंड इस केस में कॉलम्स कितनी है 1 2 3, सो 3 -1 एंड रोज है 2 2 -1. ये हो जाएगा 2 इनटू में 1, दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आ गई 2. सो दिस इज आवर टेबल ऑफ critical values of chi-square distribution with the degree of freedom. So यहाँ पर हमें मेंशन होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम. इस टेबल में 1 से लेकर 10 तक इस तरफ मेंशन है, देन 11 से लेकर 20 तक यहाँ पर मेंशन है. उसके बाद जो आप ये देख रहे हो कि 0.05, 0.01 एंड 0.001, यहाँ पर ये होती है हमारी अल्फ़ा की वैल्यू. अल्फ़ा इज़ बेसिकली अ सिग्निफिकेंस लेवल. ओके, और यूजुअली हम इन जनरल 5% सिग्निफिकेंस लेवल लेकर चलते हैं, जो कि 0.05 वैल्यू होती है. अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको अल्फ़ा की वैल्यू या फिर सिग्निफिकेंस वाली वैल्यू ये लेकर चलनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं. मतलब आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट इन जनरल अगर नहीं मेंशन तो हमेशा 5% ही सिग्निफिकेंस लेवल लेके चला जाता है. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं मेंशन नहीं था तो हम लेंगे सिग्निफिकेंस लेवल 0.05. ओके, देन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो वैल्यू हमें लेनी होती है. जैसे कि इस केस में आया है 2, तो यहाँ से उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें टेबुलर वैल्यू मिल गई 5.991. लेट्स से अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू 12 आई होती और आपको देखना है सिग्निफिकेंस लेवल एट 5%, तो हमें वैल्यू लेनी होती 21.026. अगर मेंशन कोई और परसेंटेज पे सिग्निफिकेंस लेवल मेंशन है तो इसी तरीके से आप अपने वैल्यू को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड अल्फ़ा वैल्यू, जो कि सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू है. अब क्योंकि इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था तो हमारी टेबुलर वैल्यू आ गई यहाँ पर 5.991. हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी 9.837. मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, कैलकुलेटेड वैल्यू थी 9.837 और हमारी टेबुलर वैल्यू आ रही है 5.991. इन दोनों में से हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर है, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होती है तो उस केस में ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि H0 दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस हमें रिजेक्ट करना होता है. अब नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था, हमने ये माना था कि देयर इज़ नो लिंक बिटवीन जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस, और इसे हमें करना है रिजेक्ट. अगर ये रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, एंड दैट इज देयर इज लिंक बिटवीन जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस. दैट मीन्स कि जेंडर और पॉलिटिकल पार्टी के प्रेफरेंस का आपस में लिंक है. तो इसी तरीके से हम काई स्क्वायर टेस्ट की हेल्प से एक डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसके हाइपोथेसिस पे वर्क कर सकते हैं कि उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट किया जाएगा. अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई टर्म क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.